Hello everyone and welcome back to BANAP classes. So in our previous lecture we discussed the theories of the capital structure. Now we will know how we can compute the value of the firm by using these theories. So let's start with the first. The first one is how we can compute the value of the firm in case of net income approach theory. So the first we will know what is the value of the firm. देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब होता है कि एक फर्म के पास कितनी असेट्स हैं वो उसकी वैल्यू होती है। मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास में 50 रुपये का मेरे पास में स्टॉक है, मेरे पास में कोई सामान है, 25 रुपये का मैंने उसमें कुछ फर्नीचर लगा रखा है और 50 रुपये की मान लीजिए कि मेरी वो पूरी बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल। तो मेरी बिजनेस की वैल्यू 125 रुपये हो गई इन सबको ऐड करके मेरी सारी असेट्स को। अच्छा, ये असेट्स मेरी बनी कैसे? ये असेट्स मेरी बनी जो मैंने इक्विटी शेयर्स यानी अपना खुद का पैसा लगाया होगा या ओनर्स से लगवाया होगा उस बिजनेस में, और कुछ मैंने उधार लिया होगा। तो अगर मैं अपना जो मैंने उधार लिया है उसको और जो मेरा खुद का है उसको दोनों को सम अप कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो मैं जान सकता हूं कि मेरी टोटल असेट कितनी है और वही मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म हो सकती है अगर मैं अपनी लायबिलिटीज़ में अपनी इक्विटी शेयर्स और डेप्थ को आउटसाइडर की डेप्थ को दोनों को सम अप करूं तो वो भी मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म है, या फिर मैं अपनी टोटल असेट्स को ऐड कर लूं वो भी मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे कैसे भाई? वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए मुझे इक्विटी चाहिए और डेप्थ चाहिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? जो मेरे पास में टोटल इनकम हुई मेरी, यानी कि मैंने इंटरेस्ट भी दे दिया है, अब मैंने जो सेल किया उसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दी, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल दी, मैंने अपना इंटरेस्ट जो मुझे देना था वो इंटरेस्ट भी मैं दे चुका हूँ, और जो मुझे उसके बाद में टैक्सेस देने थे वो भी दे चुका हूँ। अब मेरे इक्विटी शेयर्स के पास कितना पैसा बचा वो मेरी नेट इनकम हो गई, उसको मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसको मैं डिवाइड कर दूं अगर अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो मुझे वैल्यू ऑफ द इक्विटी पता चल जाएगी। दूसरा, वैल्यू ऑफ द डेप्थ कैसे निकालूंगा? और वैल्यू ऑफ द डेप्थ के लिए मुझे इंटरेस्ट चाहिए। जो मैंने डेप्थ आउटसाइडर से कोई लोन लिया है या कोई पैसा उठाया है उस पर मुझे इंटरेस्ट देना है, मैं उनको कितना दे रहा हूँ और उनका कॉस्ट ऑफ डेप्थ क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है उस पर। अगर मैं इंटरेस्ट को डिवाइड करूं कॉस्ट ऑफ डेप्थ से तो मुझे वैल्यू ऑफ द डेप्थ भी पता चल जाएगी। तो इस तरह मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी भी पता चल रही है और वैल्यू ऑफ डेप्थ भी पता चल रही है। वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेप्थ को अगर मैं दोनों को सम अप कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकता हूं नेट इनकम अप्रोच के थ्रू। वही स्लाइड में लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू नेट इनकम, और वी कैन से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स divided by cost of equity. To compute the value of debt, we can use interest, क्योंकि डेप्थ में हमें इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेप्थ। एंड व्हेन वी आर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म वी विल यूज बोथ द वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेप्ट, एंड by adding both the value of equity and value of debt we can calculate or compute the value of the firm. So this is how we are going to compute the value of the firm in net income approach. Now next one is how we can compute the value of the firm in net operating approach. नेट ऑपरेटिंग अप्रोच में हम अपने फर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जैसा नाम से पता चल रहा है नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, तो यहां जो हमारा मेन फोकस होगा वहां हम फोकस कर रहे थे जब हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल रहे थे इक्विटी और डेप्थ पे, लेकिन यहाँ
हम फोकस करेंगे अपनी ऑपरेटिंग इनकम पे। ऑपरेटिंग इनकम या उसको हम ईबीआईटी भी बोल सकते हैं। तो अगर हम अपनी ऑपरेटिंग इनकम या ईबीआईटी को डिवाइड कर दें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकल सकता है हमारा। जबकि वैल्यू ऑफ द डेब्ट तो सेम रहने वाली है, इंटरेस्ट वहां भी दे रहे थे यहां भी देंगे, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी इज द वैल्यू ऑफ द डेब्ट। नाउ द वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? मेरे पास में वैल्यू ऑफ द फर्म है, वैल्यू ऑफ द फर्म का मुझे फॉर्मूला पता है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट। अगर मैं इन इस फॉर्मूले में ये जो मेरे पास में वैल्यू ऑफ फर्म है, वैल्यू ऑफ डेब्ट है, ये जो मेरे पास में स्टेटमेंट्स हैं या कोई फिगर्स है, अगर मैं इनको इंटरचेंज करके एक नया फॉर्मूला बनाऊं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी विल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ द डेब्ट। So this is how we are going to compute the value of the firm in net operating approach. Next one is value of the firm according to traditional theory of capital structure. तो इसमें भी बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने पहले निकाला था, बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेंगे और उसी से हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द डेब्ट, वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकलेगी। तो एक बार पढ़ लेते हैं। और वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए ईबीआईटी डेट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी कैन से। जब हमें वैल्यू ऑफ द डेब्ट निकालना है तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेब्ट। जब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ द डेब्ट। तो ये तीन थ्योरीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, उनकी बताया था कि उन थ्योरीज में क्या कहा है उनके प्रोपाउंडर्स ने। थ्योरीज के अजम्पशंस भी डिस्कस किए थे और आज इस लेक्चर में हमने देखा कि वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैसे निकाल सकते हैं इन तीनों थ्योरीज के केसेस में। एक जो थ्योरी हमारी रह गई थी डेट इज एमएम अप्रोच, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, उसको अब हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच क्या कहती है भाई, दो तरह से इसके दो प्रोपोजिशंस दिए थे मोदिग्लानी और मिलर ने। पहला था आप टैक्सेस को इग्नोर करिए, मतलब ये सोचिए कि टैक्स है ही नहीं। दूसरा था कि आप ये सोचेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं बिजनेस में। अगर हम ये देख रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस थ्योरीज को पढ़ लें विदाउट दी टैक्सेस, तो ये थ्योरी हमारी मिलती है हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से। मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट्स आर गोइंग टू बी सिमिलर लाइक नेट इनकम अप्रोच। और जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जो हाइपोथेसिस है विल बी सिमिलर टू द नेट इनकम अप्रोच। एंड वी हैव डिस्कस्ड earlier what net operating income approach is and what net income approach is. So in the absence of the tax, what this theory says, we will discuss. The theory proves that in the absence of the taxes, the debt equity mix is irrelevant in the determination of total value of the firm. अगर टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं आपके, तो जो आपका डेप्थ और इक्विटी का एक मिक्सचर है वो इररेलेवेंट हो जाता है अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है। फर्दर थ्योरी कहती है कि जी हम कह सकते हैं डेप्थ इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी, लेकिन अगर हम अपनी डेप्थ को ज़्यादा यूज़ करेंगे, इंक्रीज करेंगे अपने बिजनेस में, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा एक एडवांटेज था यूजिंग द लो कॉस्ट डेप्थ वो सेट ऑफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन। और इक्विटी क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क दैट विल बी अराइजेस। एक फाइनेंशियल रिस्क अराइजेस होगा अगर हम अपना कह सकते हैं, अगर हम अपने फाइनेंशियल लीवरेज को बियॉन्ड द एक्सपेक्टेबल लिमिट्स अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो एक फाइनेंशियल रिस्क इन्वेस्टर्स में डेवलप होगा, जनरेट होगा और उसकी वजह से वो इक्विटी की तरफ शिफ्ट करेंगे। और जब इक्विटी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी
और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने की ही वजह से आपका जो एक एडवांटेज था कि आप लो कॉस्ट डेप्थ को यूज कर सकते हैं वो सेट ऑफ हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था थ्योरीज में। फर्दर थ्योरी क्या कह रही है कि आपका जो डेप्थ इक्विटी मिक्स है वो इररेलीवेंट है। किसी भी फर्म की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ द फर्म निकलेगी आपकी ऑपरेटिंग इनकम से। जो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म है वो ऑपरेटिंग इनकम से निकलेगी। जैसा हमने अभी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में जब वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला था तो उसमें हमने ईबीआईटी या उसको ऑपरेटिंग इनकम भी बोल सकते हैं का डिवाइड किया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो वही यहां पर थ्योरी कह रही है कि जो आपका वो इररेलीवेंट है डेप्थ इक्विटी मिक्स। रेलिवेंट क्या है आपका ऑपरेटिंग इनकम फर्म की क्या है। फर्दर द थ्योरी स्टेट दैट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ डेप्थ द कॉस्ट ऑफ डेप्थ इंक्रीजेस बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉल्स, देयर बाय अगेन बैलेंसिंग द टू कॉस्ट। अब उससे भी अगर हम शिफ्ट कर गए इक्विटी की तरफ और इक्विटी की तरफ ही ज़्यादा हमारा झुकाव हो रहा है तो यहां हमारी कॉस्ट ऑफ डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ डेप्थ फॉल हो जाएगी, नीचे आ जाएगी और दोनों को बैलेंसिंग, दोनों कॉस्ट में बैलेंसिंग हो जाएगा। तो मोदिल गिलानी और मिलर अप्रोच कह रही है कि टू आइडेंटिकल फर्म्स इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव अ डिफरेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेट प्रोसेस। भाई आर्बिट्रेट प्रोसेस की वजह से दो फर्म जो बिल्कुल आइडेंटिकल है और उनमें बस एक बदलाव है उनके कैपिटल स्ट्रक्चर का, उनकी वैल्यू अलग नहीं हो सकती है। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच कह रही है। अच्छा, इसके अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस पढ़ लेते हैं। देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, कोई कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। परफेक्ट मार्केट है। इन्वेस्टर्स एक्ट रेशनली, इन्वेस्टर्स जो है बहुत समझदार हैं, समझदारी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि डेप्थ में पैसा देना है या इक्विटी की तरफ जाना है। द एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ ऑल फर्म्स हैव आइडेंटिकल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक। जो फर्म्स की सारी जो रिस्क है वो उसका सेम रहने वाला है। ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स मीन्स देयर इज नो रिटेन अर्निंग। नाउ अभी हमने डिस्कस किया अगर हम ये मानते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स हमारे एज्यूम नहीं करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम ये मानते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मोदी गिलानी एंड मिलर स्टेट दैट इफ द कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट then the value of the firm will increase or the cost of the capital will decrease with the use of debt because of the tax saving effect। अब यहाँ टैक्स को एज्यूम माना है कि टैक्स एग्जिस्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ द टैक्स सेविंग अफेक्ट जो आपकी डेप्थ है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा इक्विटी के लिए। इक्विटी के कंपैरिजन में डेप्थ विल बी अ चीपर सोर्स बिकॉज ऑफ द टैक्स सेविंग अफेक्ट। और जो वैल्यू ऑफ द फर्म होगी वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। देखिए आइडेंटिकल है बिल्कुल। अगर हम टैक्सेस को एज्यूम्ड एग्जिस्ट मानते हैं, एज्यूम्ड करते हैं कि टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो बिल्कुल नेट इनकम अप्रोच जो हमने पढ़ा था बिल्कुल उसके सिमिलर है। फर्दर ये कह रहे हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी अचीव्ड बाय मैक्सिमाइजिंग द डेप्थ मिक्स। जैसा उसमें पढ़ा था कि अगर हम डेप्थ का टोटल डेप्थ फाइनेंसिंग करें या ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ की यूज़ करें अपने बिजनेस में तो हम अपने उस वैल्यू ऑफ द फर्म को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वही इसमें कहा गया है अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस को एज्यूम किया जाता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। और वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? फर्म दो तरह की हो सकती है, अनलिवर्ड फर्म और लिवर्ड फर्म। अगर हम अनलिवर्ड फर्म की बात करें उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, EBIT that is operating income divided by cost of capital or we can say that weighted average cost of capital। और अगर हमें वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म निकालना है तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस TD
Now what is this TD? TD is the discounted present value of tax saving resulting from tax deductibility of interest charges. टीडी क्या है? हमारा डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू है टैक्स सेविंग का, जो हमने टैक्स बचा लिया है उसका डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमको आगे उसकी डिडक्टिबिलिटी मिल जाएगी बिजनेस में. So that is enough for today. We have now discussed the capital structure. What is the capital structure? The theories of the capital structure and how we can compute the value of the firm in case of different theories. So here we are completed with our capital structure. So in next lecture we will start a new concept of the financial management. Please like the video and subscribe, and thank you very much for watching the video.